जोरदार वंदे भारत माता की। हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम। क्या हाल है आप सभी के? एकदम मस्त। तो आज हम कोई पढ़ाई नहीं करने वाले हैं। आज एक बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है और इसकी मुझे ऐसा कहीं ना कहीं जरूरत महसूस हो रही थी कि आपके दिमाग में भी कई प्रकार के प्रश्न चल रहे होंगे। डेली आप एनालिसिस देख रहे हो, है ना, विनर्स के एनालिसिस देख रहे हो जो एग्जाम सेंटर्स पे होते हैं, फिर डेली की क्लासेस आपकी चल रही हैं। इन क्लासेस के अलावा फिर आप अदर बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे जहां पे कई बच्चे अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। कोई कहता है मेरे 161 आए, कोई कहते हैं मेरे 110 आए, कोई कहता है मेरे तो 80 ही आए, पेपर बहुत बेकार आ रहा है। और कल एक लड़की का वीडियो मुझे कुछ स्टूडेंट ने भेजा था जो बहुत ही ज्यादा नाराज थी एग्जामिनर पर कि अगर मिल जाए तो एग्जामिनर का खून कर दे। तो ऐसे ऐसे रिएक्शंस, ऐसी ऐसी चीजें, घटनाएं जब सुनने को देखने को मिलती है तो इसमें सबसे ज्यादा जो सहम जाता है वो स्टूडेंट होता है जिसकी परीक्षा अभी नहीं हुई है। वो तो बेचारा टेंशन में ही रहता है कि मेरा क्या होगा अगर इनका ये हो रहा है तो। ठीक है, तो कई सारी ऐसी कुछ लर्निंग्स है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और पिछले जितने भी अभी 4-6 दिनों का एग्जाम हुआ है, 15 तारीख से एग्जाम हुआ था, आज 22 तारीख है, आज एग्जाम नहीं हुआ था और शायद कल भी एग्जाम नहीं है। कल पता चलेगा, मुझे श्योर नहीं हूं मैं। आज तो एग्जाम नहीं था, है ना। तो इतने जो आपके 4-6 दिन, 8 दिन जो भी रहे हैं, इनमें आपने क्या सीखा? ठीक है, और अगर नहीं सीखा तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या सीख लेना चाहिए, क्या सबक आपको ले लेना चाहिए इन सारे जितने भी दिनों के आपके एग्जाम्स हुए हैं उनसे। क्योंकि आगे जिनका टेंशन है, पहले तो तुम बड़े खुश थे, पहले तो तुम बस यही सोच रहे थे कि भगवान मेरा पेपर जो है आखिरी में हो, लेकिन अब सबसे ज्यादा चिंता में तुम ही हो। अब सबसे ज्यादा टेंशन तुम्हें इसी बात का है कि मेरा पेपर आखिरी में है तो क्या होगा। क्योंकि टेंशन की बात यह है कि जो नहीं पूछा जा रहा है, मतलब जो आगे जिनका पेपर है उनसे पूछा जाएगा, है ना। लेवल अचानक बढ़ जाता है, कभी कुछ पूछ लिया जाता है, कभी कुछ आ जाता है, तो क्या होगा आपका, है ना। तो मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, बहुत ज्यादा समय में नहीं लूंगा, आपका समय बहुत ज्यादा कीमती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज। हाँ जी, अभी आवाज आ रही है? ठीक है, 1 मिनट आप इसको रुकिएगा ना। हाँ, ठीक है, कुछ माइक डिस्कनेक्ट हो गया था, शायद अभी आपको आवाज आ रही होगी। तो वापस मुद्दे पर आते हैं। तो ये जो वीडियो है, पिछले 6-7 दिनों में आपने क्या सीखा, क्या सबक आपको लगना चाहिए, उन पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो 2 चीजों के इर्द गिर्द आज हम बातें करेंगे। सबसे पहला कि जो गलतियां बाकी लोगों ने करी है वो गलतियां आप लोगों को नहीं करना है और किन चीजों से आपको सावधान रहना है, इन 2 चीजों पे हम सबसे पहले बात करेंगे। तो आइए करते हैं सेशन की शुरुआत। सबसे पहली चीज जो बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, देखो मैं आपको बताऊं, एग्जाम में आपने पढ़ाई लिखाई जो भी करी, आपने बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ा, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि आपका पेपर अच्छा चला जाएगा। क्योंकि पेपर पढ़ने के अलावा एक चीज पे डिपेंड करता है जिसको बोलते हैं ओवरऑल
पेपर का मैनेजमेंट। मैं आपको थोड़ा सा विस्तृत समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, और इस बारे में मैंने पहले भी आपसे कई बार कहा है। ओवरऑल पेपर में आप कैसे खुद को मैनेज करते हो, यह बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हो यह रहा है कि हर 3 से 4 क्वेश्चंस के बाद, हर 3 से 4 क्वेश्चंस के बाद एक कठिन क्वेश्चन डाल दिया जाता है, एक कठिन प्रश्न आ जाता है। ठीक है, मैंने आपको मूल मंत्र पहले भी कहा था कि कैसे भी करके 1 से लेकर 200 तक पहुंच जाना, लेकिन आपको पता है कि भारत में समझदार लोग की कमी है और अति समझदार लोग भर भर के पड़े हैं, है ना। चाहते हैं कि सर आप तो बताइए क्या करना है, लेकिन परीक्षा में जाके करेंगे वही जो उनकी इच्छा होती है। फिर उससे गंभीर दुष्परिणाम सामने आते हैं, फिर बोलते हैं कि सर पेपर बिगड़ गया, अगली बार हम वो सभी बातें मानेंगे जो आप कहोगे। जिनका आगे पेपर है, मैं आपको बता रहा हूं, लोगों के स्कोर कम आने के पीछे 2-3 कारण हैं। पहला कारण, थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है लेकिन पूरा पेपर कठिन है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। दूसरी बात, अक्सर स्कोर कम होने के पीछे कारण है कि हम पेपर में अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे, हम मैनेज नहीं कर पा रहे। आपको बार बार मैंने कहा कि जहां पे टाइम लग रहा हो, जहां पे आपको लगे कि यार ये बहुत टाइम ले लेगा, मत उलझो उसमें। आप समझिए आपकी गाड़ी ऐसी चल रही है, आपको एक ऐसे सड़क पे गाड़ी दी गई है कि हर 3 किलोमीटर के बाद एक ब्रेकर है, फिर हर 3 किलोमीटर के बाद एक ब्रेकर है, हर 3 किलोमीटर के बाद क्या है, एक ब्रेकर है। समझ में आ रहा है? तो आपको वहां से गाड़ी बड़ी आराम से निकालनी, आप स्पीड बढ़ाते हो, ब्रेकर आता है, मुंह के बल गिर पड़ते हो। तो समझने का प्रयास करें कि पूरा पेपर इस तरीके से डिजाइंड है कि आपको बार बार स्पीड ब्रेकर्स मिलेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, और देखो आपको स्पीड ब्रेकर यानी कि वो कठिन प्रश्न जो समय लेंगे वो केवल 2 ही विषय हो सकते हैं, एक तो मैथ्स हो सकता है, दूसरा रीजनिंग हो सकता है ना। ये 2 ही विषय हैं जो आपका समय ले लेंगे। बाकी विषय में तो क्या है, पता है तो ठीक, नहीं पता है तो जय माता दी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं, फिर उसके बाद आगे मैं लेकर चलूंगा। वैसे आपको यह पता होगा, नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग ये जानते होंगे, फिर भी नहीं पता है तो मैं बताता हूं कि पैटर्न कैसा आ रहा है। देखो, कल एक स्टूडेंट ने मुझे पूरा एक पेपर पे लिखकर देकर गया कि सर सबसे पहले वो पूछ रहे हैं जीके, और जीके कहां से कहां तक आ रहा है, 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न किससे आ रहे हैं, जीके के। इसके बाद सर इंग्लिश आएगा, है ना। इंग्लिश चालू हो जाएगा 21 से लेकर, और ये कहां तक जाएगा, 45 तक। सर इसके बाद फिर आता है साइंस, जनरल साइंस, और सर साइंस गया 46 से 70 तक। इसके बाद सर रीजनिंग आ रहा है ना, और रीजनिंग आ गया, सॉरी कंप्यूटर आ गया, और ये कंप्यूटर आ गया है 71 से लेकर 90 तक, है ना। फिर सर इसके बाद रीजनिंग आ गया, और रीजनिंग आ गया आपका 91 से 118 तक। एग्जैक्ट बताया उसने, जो आया था पूरा उसको पता था कि बाहर जाके मैं ना ये सर को बताऊंगा ही बताऊंगा, लिख कर ले जाऊंगा। 119 से लेकर 130 तक मैथ्स आया, ठीक है। वापस से मैनेजमेंट सब्जेक्ट को बीच में भरा, मैनेजमेंट आया 131 से लेकर 150 तक, ये कल की स्थिति है। फिर वापस से मैथ्स आया, ठीक है, ये आया 151 से, और ये गया कहां तक, 175 तक। और अंत में पेपर एंड हुआ हिंदी के साथ, और हिंदी पूरा एग्जैक्ट आया 176 से 200 तक। ये स्थिति कल की थी, और ये पहले दिन से ही चल रही है, ऐसा नहीं है कि ये केवल कल का है, पहले दिन से ये चल रहा है। लेकिन ये कल का स्टूडेंट ने मुझे बताया। अब इसमें थोड़ी बहुत नंबरिंग में चेंजेस डेली देखने को मिल रहे हैं। आपको पता है, सबसे पहले तो जो बच्चे ये सोच रहे थे कि मैथ्स को तो हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, है ना, मैथ्स में क्या है यार, 25 सवाल आने हैं, ठीक है, 25 में से 15 कर लेंगे, बाकी दूसरा कवर कर लेंगे। पेपर बनाने वाला आपसे खतरनाक निकला, है ना। उसने, आप समझे कि लगभग 70 से ज्यादा क्वेश्चन केवल मैथ्स और रीजनिंग के आ रहे हैं,
है ना। और अगर ओवरऑल में कहूं तो 35 से 40% जो क्वेश्चन है पूरे पेपर में, 35 से 40% क्वेश्चंस किन विषयों से आ रहे हैं भैया? मैथ्स और रीजनिंग से आ रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मैं आपको कई बार कहा है कि मैथ्स और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना। और ये एक ऐसी चीज है कि क्योंकि देखिए क्या होता है, पीएससी वाले मैदान में कूद पड़े, आपने देखा भी होगा कि पीएससी वाले अच्छा स्कोर ला रहे हैं। अगर पीएससी हर वर्ग के व्यक्ति को अगर बैलेंस करना है तो हर विषय, हर दुखती नस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैथ्स रीजनिंग अच्छा भर दिया। जनरली यूपीएससी वाले, पीएससी वाले, हालत ही हमारे देश की ऐसी है कि यूपीएससी पीएससी तैयारी करने वाले भी पटवारी का फॉर्म भर रहे हैं और जा रहे हैं बेचारे पेपर देने, अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं, सारी चीजें चल रही है। ठीक है, एक मिनट में फैन ऑफ कर दूं जरा। हाँ, तो एक बात आप समझ लीजिए कि मैथ्स और रीजनिंग को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, ये ध्यान रखिएगा। 70 से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, किसी किसी में 75 तक टच हो रहे हैं, और लगभग 35 से 40% पेपर का केवल 2 विषय लेकर जा रहे हैं, मैथ्स और रीजनिंग। तो अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग को सीरियस नहीं लिया था, या आप सोच रहे हो कि मैथ्स रीजनिंग तो ठीक है, उसके बिना हम पेपर निकाल के दिखा देंगे, बहुत तकलीफ होगी आपको। मैथ्स में भी क्या खेल हो रहा है वो मैं आगे आपको भी बताऊंगा। तो ये एक पैटर्न चल रहा है, लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं कि ये फिक्स नहीं है, नंबरिंग कम ज्यादा होती रहती है ना। अच्छा, उन्होंने जब नोटिफिकेशन दिया था तो उसमें क्लियर कहा था कि 8 विषय और 200 प्रश्न पूछेंगे। कहीं नहीं लिखा था कि हर विषय से 25-25 प्रश्न आएंगे। ये हम सबका अनुमान था कि भैया आप 8 विषय लिख रहे हो और 200 प्रश्न लिख रहे हो, मतलब हर विषय से 25 प्रश्न पूछेंगे। और आपको अगर याद हो, नोटिफिकेशन वाला वीडियो उठा के देख लेना, मैंने उसमें भी कहा था कि ऐसा क्योंकि लिखा नहीं है कि 25 प्रश्न आएंगे, तो इसका यह मतलब नहीं, इसका यह मतलब भी हो सकता है कि किसी से कुछ भी पूछ ले, मिक्स करके पूछ ले। ठीक है, अब सबसे बड़ा जो यहां पे चैलेंज होता है ना पेपर लेने वाले के लिए, वो चैलेंज क्या है? शिफ्ट वाइज एग्जाम। ठीक है, अब अगर शिफ्ट वाइज एग्जाम मुझे लेना है तो मुझे हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स के लिए वो नयापन हो। कोई उसे कितना ही बता दे कि देख पेपर ऐसा आ रहा है, इन चीजों का ध्यान रखना, लेकिन जब वो पेपर देने जाए तो कहीं ना कहीं वो फंस जाए, है ना। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहला काम क्या करा कि पहले तो 25 का क्राइटेरिया हटाओ। हमारी इच्छा, हम किसी भी विषय से कितने भी प्रश्न पूछ लें, है ना। तो किसी से 20 ही प्रश्न आ रहे हैं, किसी से 25 पूरे आ रहे हैं, किसी से 35 प्रश्न भी आ रहे हैं, किसी से 18 ही प्रश्न आ रहे हैं। तो ये उन्होंने पूरा यहां पे खेल खेल लिया। अब इससे फायदा यह हुआ कि आपको हर विषय अगर अच्छे से आता होगा, हर विषय में आपने पढ़ाई करी होगी, तभी आप अच्छे से नंबर लेकर आएंगे। और मैक्सिमम स्टूडेंट जिन्होंने कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले तैयारी करी थी, उन्होंने यह सोचा था कि ये 2, 4, 6 सब्जेक्ट तो छोड़ो यार, अपन तो ये 4-5 सब्जेक्ट पे पकड़ बनाते हैं और इनसे जो है स्कोर लेकर अच्छा आ जाएंगे। सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं की हुई है। लेकिन जिन्होंने सारे विषयों पर बैलेंस बनाया है, उनका स्कोर अच्छा आ रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं कि पढ़ने वालों का पेपर बहुत अच्छा जा रहा है, और ये लोग जनरली सामने कम ही आते हैं। आप हमेशा देखिएगा सामने बहुत अच्छे, सिंसियर, सीरियस, जिनके अच्छे नंबर आए, ये लोग आपको बहुत कम कैमरे के सामने दिखेंगे। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये सीधा सिलेक्शन लेकर सामने आते हैं। ये बीच में पढ़ाई करने से एग्जाम तक के बीच में ये कहीं दिखाई नहीं देंगे। ये जिस दिन रिजल्ट आएगा और जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा, ये उस दिन दिखाई देंगे। तो आपको जो बहुत सारा दिख रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि सबका पेपर बेकार जा रहा है, सबको पेपर कठिन लग रहा है, या सबसे चीजें जो है नहीं बन रही है। ध्यान रखना इस बात का। तो इसलिए पढ़ने वालों से चीजें अच्छी बन रही है। हां, ये निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि अगर 200 नंबर का पेपर है तो 180, 190 तक बहुत कम बच्चे पहुंच पा रहे हैं। अधिकतर 150, 160 बहुत हो गया तो 170, ये मतलब बहुत हाईएस्ट मार्क्स जा रहे हैं पेपर की स्थिति को देखते हुए। और एक बात और बता दूं मैं कि बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 8 के 8 विषय परफेक्ट हो, है ना। जिनके 8 के 8 विषय परफेक्ट होंगे वही 170, 180, 190 तक जाएंगे, और ऐसे स्टूडेंट वास्तव में बहुत कम होंगे। तो आपको
इस बात का भी टेंशन लेके नहीं बैठना है कि मेरा क्या होगा, क्योंकि किसी का कुछ अच्छा है, किसी का कुछ अच्छा है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो हमारा अच्छा है उसमें तो आप नंबर खींच लोगे। अगर आपके पेपर में समय है तो आप उन विषयों पर भी काम करें जो आपका अच्छा नहीं है, क्योंकि पढ़ना सब पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी? तो एक तो ये सिस्टम आप याद रखिएगा, ये आ रहा है, इसमें भी कभी कभी चेंजेस होते रहते हैं, ये फिक्स नहीं है। ये मैं आपको कल का बता रहा हूं, कल यानी 21 मार्च का एक बच्चे ने मुझे ये शेयर किया था, तो मैंने आपको ये बताया। ठीक है, एज ए प्रूफ मैं आपको दिखा दूं कि ये मेरे सामने व्हाट्सएप पर खुला हुआ है। ये इस प्रकार से मुझे कागज पे लिखकर एक बच्चे ने पूरा भेजा था कि सर मैं पूरा लिखकर लाया हूं और आपको मैं बता देता हूं। तो ये मेरे पास इस तरीके की लिस्ट यहां पे पूरी आई थी। ठीक है, हाँ, तो एक बात तो ये आपको तय हो गई। अब मैं आपको मेन मुद्दे की बात जिस पे हम वापस थे, अब समझना। आपको करना यह है कि एक नंबर के प्रश्न से शुरू करो। वो गलती मत करना कि मुझे मैथ्स पहले करना है तो मैं मैथ्स ढूंढूं, उन चीजों में समय खराब होगा। पहले नंबर के प्रश्न से शुरू करो, आंसर पता है बताओ, नहीं पता है आखिरी में करना है आखिरी में करो, तुक्का मारना है तुक्का मारो, जो करना है उसको ऑन स्पॉट निपटाओ। ठीक है, तो जीके में, इंग्लिश में, साइंस में, कंप्यूटर में, यहां तक तो कुछ नहीं है, पता है तो आंसर दे दोगे, नहीं पता है तो कुछ नहीं कर पाओगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ओवरऑल इतने दिनों का मैं आपको और एक निचोड़ बता रहा हूं कि अगर बात करें तो एक आपका हिंदी हो गया, ठीक है, दूसरा आपका कंप्यूटर हो गया, ठीक है, तीसरा आपका कह सकते हैं एक साइंस हो गया। ठीक है, और ये विषय ऐसे हैं जो इजी आ रहे हैं, मतलब लगभग बच्चे इसमें अच्छा करके आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो एक आपका मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, जीएस हो गया, जीएस के अलावा आपका, अच्छा रीजनिंग भी तो इसी में आएगा ना यार, रीजनिंग भी तो इजी है। मैनेजमेंट, जीएस हो गया, और इसके अलावा इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश भी जितनी कठिन वो पूछ सकते थे ना, वैसी नहीं आ रही, क्योंकि उनको पता है कि इंग्लिश वैसे लोगों की बहुत आईसीयू में है ना। तो मैनेजमेंट और जीएस जैसा जो विषय है, बस ये थोड़े से मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं। अब आप बोलोगे सर मैथ्स तो आपने लिखा ही नहीं। मैथ्स का मैं आपको बता रहा हूं, मैथ्स के साथ चल रहा है इजी प्लस कैलकुलेटिव का टैग। कोई बच्चा बाहर निकल के ये नहीं बोलता कि मैथ्स कठिन आ रहा है, वो क्या बोलेगा, मैथ्स कैलकुलेटिव आ रहा है। ठीक है, और उसके कारण ही उसका पेपर बिगड़ता है। लोग बाहर आके क्या बोलते हैं, मैथ्स के कारण मेरा पेपर बिगड़ा। नहीं, मैथ्स के कारण पेपर नहीं बिगड़ा, उसमें जो क्वेश्चंस आए उनमें कुछ प्रश्न भयंकर कैलकुलेटिव थे और तुमने उसमें 15 मिनट 20 मिनट दिए, इसलिए पेपर तुम्हारा बिगड़ा। आपको मैं फिर कह रहा हूं कि जहां पे आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा मेरा समय ले लेगा, उसको होल्ड मारो, बाद में देख लेना। ठीक है, अधिकतर बच्चों ने मेरे साथ जो शेयर किया है वो ये किया है कि सर हमने अपने पेपर को 2+1 में बांटा है, 1 से लेकर 200 तक के जितने प्रश्न होते हैं हम उनको 2 घंटे में कर देते हैं। इसके बाद अगले 1 घंटे का फायदा हम उठाते हैं। अब हम इसमें उन प्रश्नों को करेंगे जो हमने छोड़ दिए थे, जहां हमें लगा था कि इसमें बहुत कैलकुलेशन है, इसमें टाइम लगेगा, तो आखिरी के 1 घंटे में वो उन बचे हुए प्रश्नों को करते हैं। तो आप भी ये टेक्निक फॉलो कर सकते हो। पहले सवाल से शुरू करिए, 200 सवाल तक पहुंचने का लक्ष्य रखिए। आप अपने हिसाब से देख लेना, 2 घंटे, 2.25 घंटे, अधिकतम 2.5 घंटे। मेरा सजेशन है आखिरी के आधे घंटे को बचा के कम से कम रखना, 1 घंटे को बचा के रख लो, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो उसमें आप वो सारे प्रश्न निपटा दो जो आपसे बनते हैं या जो आपके आंसर आ रहे थे। अब अगले 1 घंटे, आखिरी के 1 घंटे आधे घंटे में उन सवालों को करिए जिनमें आपको लग रहा है कि इसमें मुझे कैलकुलेशन ज्यादा है या इसमें मुझे ज्यादा समय लगेगा। तो ऐसे आप इन चीजों को बांट सकते हो। ठीक है, और शुक्र मनाइए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो आप कल्पना करिए आपकी क्या बैंड बजती। वो तो भला है कि आपने अगर 10, 15, 20 तुक्के मारे हैं, उसमें से 1-2 सही भी निकल रहे होंगे, तो उसका आपको फायदा मिल रहा है। नेगेटिव मार्किंग होती आपकी हालत खराब हो जाती। खैर,
तो ये टेक्निक का आप जरूर फायदा उठाइएगा, 1 से 200 तक पहुंचिएगा। ये ओवरऑल अभी तक का है, ये ध्यान रखना। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। आप डेली देख रहे हो एनालिसिस बड़े अच्छे से, है ना। मैं आपको एनालिसिस देखने का तरीका बता रहा हूं। अगर आपको एनालिसिस देखकर टेंशन हो रहा है, अगर आप एनालिसिस के वीडियो देखते हो और आपकी घबराहट चालू हो जाती है, आपको लगता है कि अरे मेरा पेपर में क्या होगा, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मेरी शिफ्ट में ऐसा ना आ जाए, आपको एनालिसिस नहीं देखना चाहिए। ठीक है, एनालिसिस सिर्फ इसलिए देखिए कि जो प्रश्न बन रहे, जो प्रश्न पूछे गए, उनका सॉल्यूशन क्या है या वो प्रश्न सॉल्व कैसे हुए। ठीक है, आपको हर दिन हर शिफ्ट में, और मैं बता रहा हूं एक ही शिफ्ट के अगर आप 10 अलग अलग जगहों के एनालिसिस के वीडियो देखोगे, कोई कहेगा बहुत सरल आया, कोई कहेगा बहुत कठिन आया, कोई कहेगा बहुत बेकार आया। आप एक शिफ्ट के बारे में एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाओगे कि भाई कहना क्या चाहते हो, क्या माने, है ना। क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना ओवरव्यू है, उसने कैसी पढ़ाई करी, उसको कैसा लगा, वो बता रहा है। कोई भी बच्चा, भाई सोचो, क्या पढ़ने वाला बच्चा ये कहेगा क्या पेपर कठिन आया, और क्या नहीं पढ़ने वाला ये कहेगा क्या पेपर सरल आया। तो सामने वाले ने कितनी पढ़ाई करी, ये उसके आधार पे वो तय करता है कि मेरे लिए पेपर कठिन है या आसान। उसके लिए अगर सरल है, आपके लिए सरल हो, कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए कठिन है तो आपके लिए कठिन हो, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए लोगों की बातों को सीरियस ना ले, केवल आप ये देखें कि अच्छा क्या क्या पूछा जा रहा है, चलो हम इनको देखते हैं, इनके सॉल्यूशन देखते हैं, स्कोर अच्छा कर लेते हैं, है ना। हर दिन, पहले एमपी पुलिस में इन्होंने क्या करा था कि एक चैप्टर को पकड़ते थे और 4 दिन तक उससे जुड़े हुए प्रश्न वो लगातार पूछते थे। इस बार उन्होंने क्या करा है, वनडे पॉलिसी लेकर आए। वनडे पॉलिसी वो लेकर आए हैं। वनडे पॉलिसी मतलब हर दिन हम भैया पैटर्न चेंज करेंगे। आज किसी एक अध्याय से भयंकर सवाल आए, कल कोई और चैप्टर, परसों कोई और चैप्टर, तो ये चैप्टर्स रोज आपके बदलेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि 2-2 3-3 दिन तक एक जैसा पैटर्न चलेगा। और ये बात अभी भी अपने दिमाग में भर लो कि हर दिन जो है सीक्वेंस, सिस्टम और आपके पैटर्न्स, क्वेश्चन, सब चीजें रोज चेंज होगी, डेली चेंज होगी, और अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग चीज होगी। आपको इस चीज का टेंशन नहीं लेना है, और अगर आप टेंशन ले रहे हैं तो बुरा मत मानिए, आप बहुत बड़ी मूर्खतापूर्ण हरकत कर रहे हैं। भाई सोचो कि 15 तारीख से 26 तारीख तक, मान लीजिए 40 दिन पेपर चला, 80 पेपर बनाने हैं एक परीक्षा के। सामने वाला क्या करेगा, हर पेपर में कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा उसको, उसकी मजबूरी है। अब आप सोचो कि सर एक बार एक पैटर्न पता चल जाए और वही आ जाए, तो ये तो उन लोगों के लिए नाइंसाफी हो जाएगी ना, जिनके साथ वहां से शुरुआत हुई और जिनका आगे पेपर होना है, उनके मजे लग जाएंगे। तो इसलिए ऐसा कभी नहीं होगा कि एक पैटर्न फॉलो हो, हर दिन पैटर्न बदलेगा, हर दिन कुछ ज्यादा कुछ कम होता रहेगा। कुल मिलाकर अगर आपका सब पड़ा हुआ है तो आपसे सब चीजें अच्छे से बनेगी, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। शायद आपको बात समझ में आ रही होगी। एनालिसिस का टेंशन नहीं लेना है, दिल पे नहीं लेना है, बहुत टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है कि मेरा क्या होगा और मुझसे ऐसा पूछ लिया तो मैं तो मर जाऊंगा, लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। पेपर अच्छा जाएगा अगर आप खुद पे भरोसा रखेंगे, अगर आप खुद से कहेंगे कि यार पहले भी फंडा में बता चुका हूं, जो होगा देखा जाएगा, और अपनी तरफ से बेस्ट देना है। और इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। मुझे बताओ इसके अलावा कोई ऑप्शन हो तो? कोई ऑप्शन नहीं है। बेटर है कि जो अपने से पेपर में बनेगा वो अच्छे से करके आना है। इस भावना के साथ, इस उद्देश्य के साथ पेपर दोगे, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। और टेंशन लेके जाओगे और घबराते ही रहोगे दिन भर एनालिसिस को दिमाग में लेकर घूमोगे, आपका कुछ नहीं होगा। जैसे मैं रात को रोज क्वेश्चन कराता हूं, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बताता आज ये इतना आ गया, आज इससे ये पूछा गया। अरे यार, आज जो आया वो प्रश्न करो, आगे बढ़ो। डेली जो आ रहा है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आप एक्सपर्ट बनोगे। तो आपको तो बस क्वेश्चंस मिले तो उसको समझना है कि चलो यार प्रैक्टिस करने के लिए अपने को कुछ नई चीजें मिली, प्रैक्टिस करते। अब आप सोचो कि मुझसे ये पूछ लेते तो मुझसे तो बनता ही नहीं, मेरी शिफ्ट में भी ऐसा आ गया तो क्या करेंगे। ये सब बकवास है,
कुछ नहीं होना इन चीजों से, और इन चीजों से आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए रिलैक्स करिए अपने आप को, और अपने आप अब आपने जो पढ़ा है उस पे भरोसा रखिए कि जो हमने करा है उससे चीजें अच्छे से आएंगी। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको कुछ चीजें और, भाई हमने क्लासेस में जो चीजें पढ़ी, बच्चे बोलते हैं सर हमने जो पढ़ा है उसमें से कुछ नहीं आ रहा है। मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। देखो ये अपनी मैथ्स की बुक है, मैथ्स फाउंडेशन में भी मैंने ये पढ़ाया है ना। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ये देखो ये अपनी बुक है, सबूत के तौर पे देख लो, द विनर्स इंस्टीट्यूट, ये अपनी मैथ्स की बुक का ये सवाल है। अब बताओ ये सवाल आया था कि नहीं आया था, है ना। संख्याएं अलग आई थी, पेज नंबर 304 मैथ्स की किताब में मिल जाएगा। ये इसका क्यूआर कोड भी है, तुम अभी स्कैन करोगे तो वीडियो सॉल्यूशन चालू हो जाएगा इसका। अब क्या ये सवाल नहीं आया क्या? और रुको, आपको मैंने 1 या 2 दिन पहले इस पैटर्न का एक सवाल कराया था, ये तो उससे कठिन है, इससे आसान सवाल आया था। क्या ये हमने जो पढ़ा उसमें से नहीं आया क्या? ठीक है, आप बताइए। कल ही मैंने एक सवाल ये कराया, कल की शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आया था कि 2 जीवा है एक दूसरे के समानांतर, और ये तो मैंने आपको कराया ही है, एप्लीकेशन पर भी और यूट्यूब पर भी कई बार सवाल कराया है। क्या नहीं आया? और ये केवल मैंने ज्योमेट्री चैप्टर के 3 पेज उठाए, बस पूरी किताब के मात्र 3 पेज लिए हैं, पेज नंबर 264, पेज नंबर 300 और पेज नंबर 304। सिर्फ ज्योमेट्री चैप्टर के 3 पेज मैंने उठाए हैं और उससे 3 प्रश्न मैंने आपको दिखाए हैं। अभी किताब अरिथमेटिक बची है, एडवांस पूरी बची हुई है। तो आपको मैं यही बताना चाह रहा हूं कि चीजें कुछ ऐसी नहीं है, कुछ अलग नहीं पूछ सकते यार। जो है किसी विषय में वो वही पूछेगा, संख्याएं बदल देगा, थोड़ी बहुत चीजें घुमा देगा। आपने अगर मन लगा के पढ़ा है ना, आपसे 100% बनेगा, है ना। और ये सब चीजें आपकी देखी परखी हुई है, ये सब आपके पास है। आप में से कईयों के पास किताब आपने जोश जोश में खरीदी होगी। अब जब पता चलेगा तो पढ़ना चालू करोगे। तो खरीदी क्यों थी जब पढ़ना ही नहीं था? तो समझ में आ रही है बात? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि टेंशन नहीं लेना है, सारी चीजें वही है जो आपने पढ़ी है। और ये 2 किताबें आपके पास जरूर होना चाहिए, इसलिए नहीं कि भाई मुझे ये 2 किताबें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेचना है। ये जो 2 अपनी किताबें हैं, आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस इनके इर्द गिर्द है, अरिथमेटिक और एडवांस। ये किताब आप जरूर लें और इनके क्वेश्चंस लगाएं, इस एग्जाम के लिए भी और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सिलेक्टेड है। और आपको बता दूं कि ये सब एसएससी सीजीएल और इनमें आने वाले हैं। और हमने अब ये और सोच लिया है कि आगे व्यापम के बैचेस को हम व्यापम लेवल का पढ़ाएंगे। वैसे तो इस बार भी हमने आपको एसएससी लेवल का पढ़ाया था, लेकिन अगले साल एसआई आए या कांस्टेबल आए या पटवारी आए या जेल प्रहरी आए, हम आपको एसएससी सीजीएल लेवल का पढ़ाएंगे हर विषय में। अब हम अगली बार तो 0 रिस्क लेंगे, क्योंकि ये सीजीएल मेंस का सवाल है, 3 साल पहले आया था। आप क्या समझ रहे हो? ये सीजीएल मेंस का आया हुआ सवाल है और ये शायद 2 या 3 साल पहले। लेकिन अब आप फिर बोलोगे कि सर ये तो बहुत बुरी बात है। तो मेरे भाई, आप फिर थोड़ी सी अपनी खुली आंखों से, खुले दिमाग से सोचो कि मैथ्स के मान लो 35 क्वेश्चन आए, तो 35 क्वेश्चन में से ऐसे कितने क्वेश्चन आए? 2। तुम 33 तो करो, तुम 33 की चिंता नहीं कर रहे, ये 2 के कारण टेंशन लेके भटक रहे हो इधर उधर आत्माओं जैसे। ऐसे और 1-2 सवाल, 2-4 सवाल तो आएंगे, ठीक है, जो अच्छे लेवल के रहेंगे, लेकिन सारे ऐसे नहीं आए। अब आप क्या बोलते हो, सर ऐसे सवाल आए, हमारा क्या होगा, हमसे मैथ्स नहीं बनेगा। अरे ऐसे 2 सवाल आए हैं, बाकी तो तुम कर सकते थे, उनकी चिंता नहीं करते हो, है ना। और ऐसा हर विषय में हुआ है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके लिए जो लिखकर लाया था, एक बार देख लूं कि मैंने जो चीजें आपको बतानी थी उसमें से सब चीजें बताई कि नहीं। मैथ्स कैलकुलेटिव आ रहा है, आपको उलझा रहा है, उलझना नहीं है। जहां लग रहा है कि 1 मिनट या 2 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा, उसको तत्काल छोड़ो, बाद में देखना। टाइम वेस्ट मत करना। जिसने टाइम को मैनेज करना सीख लिया, उसका पेपर भी अच्छा जाएगा, उसका स्कोर भी अच्छा आएगा। और जिसने एग्जाम में खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं करा, वो निपट गया है पेपर में, बर्बाद होके बाहर आया है। रोते हुए तो आता है, लेकिन जैसे ही एग्जाम सेंटर के बाहर रिव्यू लेने वाले लोग रहते हैं तो आंसू पोंछ लेता है वो, और क्या बोलता है, सबसे ज्यादा मेरे स्कोर थे, है ना, और मेरे तो 141 आए। उसको पता है कि आए 90, लेकिन कैमरे के सामने 141 बोलेगा। आप उसको सोचोगे सही बोल रहा है ये लड़का,
बाद में फिर हमें पता चलता है कि ये कहानी क्या थी। तो इसलिए क्या हुआ है, क्या गलतियां उसकी रही है और कितनी उसने 15-15 20-20 दिन पढ़ने वाले लोग जो है बाहर आके ऐसे शान से रिव्यू देते हैं और बड़े शान से बोलते हैं पेपर बहुत कठिन आ रहा है, हम व्यापम पेपर बनाने वाले का खून कर देंगे, उसको निपटा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। आपने या तो पढ़ाई का तरीका आपका गलत था या आपको पता ही नहीं था कि पढ़ना कैसे है ना। पढ़ाई करी हुई होती ढंग से तो आपका पेपर अच्छा जाता, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, है ना। ये अक्सर वो लोग होते हैं जो रिस्क लेते हैं, ये वो होते हैं कि मार्केट गए, 4-6 किताबें खरीदी, कोई गाइडेंस नहीं लेना, कुछ नहीं करना, ये सोचते किताबों से ही सिलेक्शन हो जाएगा। फिर जब जाते पेपर देने फिर बोलते हैं कि ये क्या बात हुई, कुछ भी पूछ लिया। तो हर चीज के दोनों पक्ष हमें देखना है, किसी ने जो कहा वो सही हो ऐसा बिल्कुल भी गारंटी नहीं है, ठीक है। और मैथ्स रीजनिंग को हल्के में मत लीजिए, मैथ्स रीजनिंग आपकी नैया पार लगा सकता है। 70-80 सवाल अगर मैथ्स रीजनिंग के आ रहे हैं तो आप सोचिए कि कितना बड़ा नंबर होता है। लोगों के 70-80 नंबर आ रहे हैं पूरे 200 में से, और तुम 70-80 नंबर अकेले मैथ्स और रीजनिंग में ला सकते हो अगर आपने अच्छे से सारी चीजें फॉलो करी होगी, क्योंकि हमने सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़े हैं, सब चीजों को बहुत अच्छे से आपको सिखाया है। जो बताया है उस पर भरोसा रखिए, उसके साथ आगे बढ़िए, मस्त रहोगे आप, बिंदास रहोगे। और पढ़ने वालों के लिए, ईमानदारी से मेहनत करने वालों के लिए पेपर कठिन नहीं है, ये ध्यान रखना। बस मैनेजमेंट अपना एग्जाम में सही कर लेना। जो चीजें मैंने पहले भी आपको बताई है, लोग यही छोटी छोटी गलतियां करते हैं, उलझ जाते हैं, है ना, फंस जाते हैं। जीके पे गए, इंग्लिश पे गए, साइंस पे गए, कंप्यूटर। अब देखो इन्होंने मैथ्स को डबल उलझाया। कई बच्चे ये मैथ्स के आगे ही नहीं बढ़ पाए, वो ये मैथ्स में जो उलझे और मैथ्स और रीजनिंग में जो उलझे कि वो 130 के आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। ऐसा कईयों के साथ हुआ है कि वो यहां जो फंसे तो आखिरी के 70 प्रश्न को लगा ही नहीं पाए, और इसलिए 130 प्रश्न हल करे, नंबर 105, 102, 104, 110 आ गए या 100 आ गए। पता चल रहा है कि 70 प्रश्न बेवकूफी के चक्कर में, अति समझदारी के चक्कर में टच ही नहीं कर पाए। तो मैं आपको समझा रहा हूं, यह गलती नहीं करना है, उलझना नहीं है। बहुत सारे स्पीड ब्रेकर बनाए हैं, आपको उनके चक्कर में गाड़ी रोकनी नहीं है, चलते रहने देना है, उनको बाद में देख लेना है, ठीक है। और सीधी बात है कि सब पढ़ना है। अंतिम एक बात आपको और बता दूं, ठीक है, जो कुछ लिजेंड लोग हैं वो अभी से लग गए हैं कट ऑफ के पीछे। पहली बात तो आपके आसपास अगर कोई कट ऑफ की बात करे तो उसको कोने में ले जाओ और 2 तमाचे मारो उसको, तबीयत से, मेरी तरफ से, है ना, दिल से मारो उसको। और अगर डंडा हो तो उसका भी प्रयोग करो और तबीयत से धुनाई करो उसकी, ठीक है। इन मंद बुद्धियों को यह समझाओ कि कट ऑफ कोई माई का लाल जो है पहले से नहीं बता सकता, ठीक है। कितने लोग पेपर देंगे, पेपर कितनी शिफ्ट में हो रहा है, पेपर का लेवल क्या है, कई हजारों चीजों के आधार पे कट ऑफ तय होता है। और नॉर्मलाइजेशन, भाई एक दिन के पेपर में जो है लोग कट ऑफ नहीं बता सकते, ये 40 दिन का पेपर है, ठीक है। पेपर में क्या हो रहा है, क्या आएगा, ये सब बकवास की चीजें हैं। और मैं कट ऑफ पे ना कभी वीडियो बनाता हूं ना कभी आप, मेरा कोई कट ऑफ पे वीडियो आपको दिखेगा नहीं। मैं तो जब ऑफिशियल कट ऑफ आता है तब मैं बताता हूं कि भैया देख लो ये कट ऑफ गया। मैं ना कभी अनुमान लगाऊंगा ना कभी आपको बताऊंगा कि क्या जा सकता है, क्योंकि ये व्यर्थ बात है ना। ये वही बात है कि हम धरती का अंत कब आएगा हम उस पर चर्चा करने से कोई मतलब नहीं है ना। कट ऑफ क्या जाएगा कोई मतलब नहीं है इन चीजों के चक्कर में पड़ के। और अगर कोई वीडियो बना रहा है तो उसकी भी तबीयत से सुताई होनी चाहिए, उतनी ही जितने की पूछने वाले की। कोई मतलब नहीं इन चक्कर में पड़ने से, है ना। इन चीजों के ऊपर उठो। मैं बहुत ज्यादा तो इस पे नहीं बोलूंगा अभी, लेकिन मेरे सामने आ मत जाना। वो तो भला है यूट्यूब का कि तुम कमेंट में पूछ लेते हो, अगर वास्तव में सामने आते ना बहुत धुनाई होती। मैं 2 लोग अपने साथ रखना चालू करने वाला हूं कि कट ऑफ का पूछा, इनको पजाओ अच्छा, ठीक है। मत पढ़ो इन चक्कर में, कोई मतलब नहीं है, मेहनत करो, ठीक है। आप अपना एक क्राइटेरिया सेट कर लो कि भैया 150, 160, 165, 170 जो होगा अपने को इतना लाना है, और इतना ले आए ना तो सिलेक्शन आराम से हो जाएगा आपका, ठीक है। 160, 170 में हो जाना चाहिए, मुझे ऐसी उम्मीद है ना। तो अपना कट ऑफ सेट करिए,
अपना बेस्ट दीजिए, नेकी कर दरिया में डाल और अगले टारगेट की पढ़ाई चालू कर, है ना। इसके बाद जेल प्रहरी, वन रक्षक और आपका वर्ग 2 वाले वर्ग 2 में लग जाएंगे, एसआई कांस्टेबल वाले एसआई कांस्टेबल में लग जाएंगे। आपके लिए एसआई कांस्टेबल के लिए गजब की प्लानिंग हमने करी है। एसआई कांस्टेबल की प्रिपरेशन के लिए हो सकता है इस संडे में आके आपको उसकी इंफॉर्मेशन दूंगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन हम गजब का एसआई और कांस्टेबल की तैयारी कराने वाले, उसकी जानकारी मैं आगे आपको दूंगा, अभी उसकी बात नहीं करते, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि जो पिछले आधे घंटे से मैंने आपको जो भाषण दिया है, आपको कुछ बात समझ में आई होगी, ठीक है। एनालिसिस देखिए पर प्रैक्टिस के नजरिए से, कि प्रैक्टिस करनी अपने को, तो क्या क्या पूछा जा रहा है बस वो देखना है और मस्त मजेदार तरीके से जो है प्रैक्टिस करनी है, आगे बढ़ना है। ना टेंशन लेना है, ना टेंशन देना है, ना उसको दिलो दिमाग पे हावी होने देना है। आपकी शिफ्ट में क्या आएगा, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे, ये सब आपको उस दिन ही पता चलेगा। ये पहले से कोई बता नहीं सकता, क्योंकि रोज बदलाव हो रहा है और बदलाव आखिरी तक होता रहेगा। 26 अप्रैल तक बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको रोज टेंशन लेके नहीं बैठना है। कई लोग बोलते हैं सर आज फिर पैटर्न बदल गया। अरे मैं तो कल बता ही रहा हूं कि कल भी बदलेगा, परसों भी बदलेगा, रोज बदलेगा, उसमें नया क्या है। आप कभी ऐसा बोलते हो आज फिर सूरज निकल गया, ठीक है, आज फिर रात हो गई, वो तो रोज होना है ना। तो रोज पैटर्न बदलना है, रोज किसी विषय से कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ, ये रोज चलना है, इसका ध्यान रखें। लेकिन आखिरी में फिर मैं एक बात बोलते बोलते आपसे विदा लूंगा। पढ़ने वालों के लिए पेपर अच्छा आ रहा है, इजी है, अच्छे नंबर ला रहे हैं वो। और बोलते ना कि वो कौन सी कहावत है कि खाली बर्तन जो है ना, वो ज्यादा आवाज करता है। कम पढ़े लिखे लोग जो हैं, जिन्होंने पढ़ाई ज्यादा नहीं करी है, यही बकवास करते हैं, यही सब जो है मार्केट में सब समस्या की जड़ यही लोग हैं। कुछ तो भी चीजें फैलाते हैं, इसलिए टेंशन ना ले, मस्त मजे से पढ़ाई करें, है ना। विनर्स इंस्टीट्यूट आपके साथ है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। आप अपने नंबर इस पर, अपने प्रश्न इस पर लगातार भेजते रहिएगा, है ना। और ये मैनेजमेंट की निशुल्क किताब है, ये आप पीडीएफ विनर्स की एप्लीकेशन से ले सकते हो, प्रिंटेड किताब आप घर बैठे बुला सकते हो अगर आपकी परीक्षा अगले महीने है तो, है ना। करंट अफेयर्स की मैगजीन, ये सारी ई बुक्स, ये 49 की टेस्ट सीरीज, इसको भी हमने मिक्स कर दिया है। आपको पूरे मिक्स क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे, हमने इसको रियल उससे भी ज्यादा कठिन बनाया है ना। और इस संडे, इस रविवार, इस पर से पर्दा उठने वाला है। आने वाले एग्जाम्स की तैयारी के लिए हम क्या नई चीज लेकर आ रहे हैं, इसका पर्दा, इसका राज इस संडे खुलेगा। तो ऐसा ही कांस्टेबल की आपको अगर तैयारी करनी है तो अद्भुत टेक्नोलॉजी हम लेकर आ रहे हैं, इस संडे आपको हम बताएंगे, है ना। और जो मैंने आपको दिखाया, ये अपनी इंग्लिश की बुक है, आपने अगर ऑर्डर नहीं करी है जरूर ऑर्डर करें, बहुत गजब की ये किताब है। और मैथ्स की अपनी किताबें, ये 2 किताबें हर स्टूडेंट के पास होनी ही चाहिए। पूरी पूरी आपने अगर सॉल्व कर ली, कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने, देख लेना आप। तो ये कुछ किताबें हैं जो आपके पास हैं, नहीं है तो आप ले लें, इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध है। और एमपीजीके की किताब हम कुछ ही दिनों के अंदर लेकर आ रहे हैं आपके लिए, है ना। किताबें अगर आपको ऑर्डर करनी है तो आप विनर्स पब्लिकेशंस ऐप पर जाइएगा, ये बुक्स के लिए स्पेशल ऐप है और कोर्सेस के लिए विनर्स इंस्टीट्यूट की ऐप है। 2 एप्लीकेशन है, किताबों के लिए और कोर्सेस के लिए, तो ये थोड़ा आप देख लेना। और बाकी आपको इंदौर आना है तो ऑफलाइन आप आके पढ़ाई कर सकते हैं। जाते जाते आप लाइक जरूर करिएगा, मुझे ये जरूर बताइएगा कि ये जो सेशन रहा, इसमें जितनी बातें मैंने बताई आपको कुछ दिमाग में गई, कुछ समझ में आया क्या। आप एग्जाम में अब जो गलतियां बाकी लोगों ने करी है वो गलतियों से आप बचेंगे, इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत परेशानी है, तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। और वीडियो किसी दिन ले आएंगे और डांट लगा देंगे और मंद बुद्धियों की जो है बैंड बजाएंगे अपन, ठीक है। हाँ, अधजल गगरी छलकत जाए, सही बात है। ओके, और हम आपके साथ सिलेक्शन तक हैं, है ना। जितनी मेहनत कर सकते हैं करेंगे, लेकिन और कल एपेक्स बैंक का भी एग्जाम है, तो वो भी अपने क्वेश्चंस भेज देना अगर आप में से कोई है, और उसके भी हम एनालिसिस करा देंगे कल, क्या क्या क्वेश्चंस आए, क्या क्या पूछे गए, वो हम बता देंगे आपको, है ना। और कल पेपर अगर होता है तो कल रात को 9 बजे मिलेंगे, नहीं हुआ तो कल मैं आऊंगा, कुछ ना कुछ कल आपको पढ़ाऊंगा। और जैसे ही पेपर चालू हो जाएंगे तो फिर आए हुए सारे प्रश्न हम आपको डेली करा देंगे। मस्त आए हुए प्रश्नों को लगाइए, प्रैक्टिस होगी। और आप देख रहे होंगे कई सारे क्वेश्चंस संख्या बदल के भी रिपीट हो रहे हैं, है ना।
कई बच्चों ने, मैंने कल भी बताया था कि एनालिसिस में कुछ क्वेश्चन कराए, वही के वही क्वेश्चंस रिपीट हो गए। क्लास के कई सारे क्वेश्चन अपने रिपीट हुए, किताब के तो मैंने आपको प्रूफ के साथ बता ही दिए। तो मस्त लगे रहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हर चीज नहीं होगी, कुछ नया होता है, कुछ बदलाव होता है, जिसको इतना बड़ा दिखाया जाता है वो कुछ होता है। चले विदा लें, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करिए, अपना अपने परिवार का नाम रोशन करिए, अपने माता पिता का नाम गर्व से रोशन करिए। बस यही अपेक्षाएं, उम्मीद है। और आप भी सिलेक्ट होके जल्दी फिर विनर्स इंस्टीट्यूट पधारें, और पार्टी फिर हमारी तरफ से आपको, है ना, यहां मुलाकात होगी आपसे, और आगे फिर आपको और किसी नए लक्ष्य की तरफ अग्रसर करेंगे। ठीक है, चलो, जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर, धन्यवाद।